गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो हम डेली के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विजन आईएएस के, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अदर देन विजन के 5 क्वेश्चन जो क्विज के आते हैं इनसाइड के, 5 क्वेश्चन जो उनके करंट अफेयर के आते हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में दे रखा है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किस एक्ट के हिसाब से फर्स्ट लॉ कमीशन जो है एस्टेब्लिश किया गया था, तो आपको बताना है। बात करें फर्स्ट लॉ कमीशन की, अदर देन दीज थिंग्स, ये जो है जो हमारा चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1833 के हिसाब से लेकर आया गया था। एंड इसके जो फर्स्ट लॉ कमिश्नर थे वो मकौले जी थे। एंड उन्होंने वो समर्थन करते थे हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज का, और उसी के हिसाब से ही हमारे यहाँ पे इंग्लिश मकौले माइनर प्लान भी आया था जिसमें इंग्लिश को प्रेफर किया गया था। एक आपने ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटलिस्ट की थ्योरी पढ़ी होगी। ऑक्सीडेंटलिस्ट मतलब जो यूरोपियन लैंग्वेज को, यूरोपियन कल्चर को बढ़ा देना चाहते हैं, तो ये ही इज़ द पर्सन दैट इज़ लाइकली टू बी कॉल्ड एज द ऑक्सीडेंटल रेदर। एंड एक देन था आपका ऑक्सीडेंटल के अलावा जो सेकंड कैटेगरी थी वो थी ओरिएंटलिस्ट की, जो ऐसा मानते थे कि जो ईस्ट का कल्चर है, जो ईस्ट का सिविलाइजेशन, जो ईस्ट का कल्चर है, जो लिटरेचर है वहाँ का, वो भी एक अच्छा है। वी हैव टू सी बोथ साइड, जिसमें भी जो भी कमी है उसको हम कंप्लीट करें। इवन जो कर्जन है, कर्जन भी आपके ऑक्सीडेंटलिस्ट थे। जिस वक्त आपका नेशनल कमीशन आया था यूनिवर्सिटी से रिलेटेड 1903 और 1904। ओके, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश किया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग किसके द्वारा किया गया था, तो क्या चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा। नंबर सेकंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। नंबर थर्ड ऑप्शन इज गिवन इज हियर इज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। नंबर फोर्थ ऑप्शन इज गिवन इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो आप अपना आंसर बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सेक्शन जो है दैट इज रिलेटेड टू द ज्योग्राफी। वैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। Okay, which of the following process is primarily responsible for flooding of the atmosphere with oxygen during the evolution of Earth? Okay, जब हमारा एवोल्यूशन हो रहा था अर्थ का, आपने बहुत सारी स्टेजेस पढ़ी होगी किस तरीके से। पहले यहाँ पे NH3 O2 CO, मतलब जो बहुत टॉक्सिक गैसेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किस तरीके से फिर जो हमारा कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, डेट इज अप्रोक्स 21% एंड 78% ऑफ द नाइट्रोजन, हाउ दे आर कंसिडर, मतलब वो किस तरीके से आई, वो किस तरीके से एग्जिस्ट हुई। तो वही बात करिए, जब हमारा इवोल्यूशन हुआ था अर्थ का, तो किस फेज़ में, किस वजह से, या फिर ये कह सकते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी, फ्लड हो गई ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो क्या डीगैसिंग हुई थी, नंबर सेकंड फोटोसिंथेसिस हुई थी, या फिर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से वहाँ से ऑक्सीजन निकली, एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाने की वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाई, एंड डायस्ट्रोफिज्म, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इकोनॉमी सेक्शन से होगा शायद, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द हमारा है डेट इज रिलेटेड द हिस्ट्री सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर जो है एम्प्लॉय किए गए थे जहांगीर के द्वारा इन हिज कोर्ट। तो नंबर फर्स्ट है मीर सैयद अली, नेक्स्ट इज अब्दुल समद, नंबर थर्ड इज उस्ताद मंसूर, एंड देन है बीश नारदास। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, क्योंकि जहांगीर जो है माना जाता है इज द प्रोपोनेंट ऑफ द पेंटिंग और द पोर्ट्रेट टाइप ऑफ पेंटिंग दैट यू एग्जिस्ट इन योर फोन। पेनोरमा टाइप ऑफ, अगर आपने पेंटिंग सुनी हो तो पेनोरमा टाइप ऑफ पेंटिंग, पोर्ट्रेट टाइप ऑफ पेंटिंग, नेचुरल पेंटिंग को अलग अलग कैटेगरी के द्वारा जहांगीर के द्वारा प्रोपोनाउंट की गई थी, तो इसलिए पता होना चाहिए। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच, बट ये प्रोपोनाउंट थे, उन्होंने बहुत क्लाइमेक्स पे पहुंच गई थी पेंटिंग स्टाइल, तो इस वजह से इनके काल का पता होना चाहिए, क्योंकि इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आपको बताना कौन से यहाँ पे उनके द्वारा एम्प्लॉय किए गए थे जहांगीर के द्वार में। और जो स्केचेस की है वो जहाँ के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रोपाउंड थे। और हजनम मामा, और जिसको कहते हैं कि जहाँ पे हमारे पॉइंटिंग बनाई जाती थी एट द टाइम ऑफ द अकबर, उसको भी अकबर के टाइम में वो बहुत ज़्यादा दिखाया था। कला घर जी शायद इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1889। 2 एक्ट आए थे हमारे यहाँ पे रिलेटेड टू द फैक्ट्री एक्ट, तो उसमें क्या क्या प्रोविज़न थे, क्या वहाँ पे वीकली हॉलीडे दी गई थी सभी वर्कर के इधर, इज इट। नंबर सेकंड ये अप्लाइड था टू ब्रिटिश ओन्ड टीज़ एंड कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, मतलब क्या है कि ये जो लॉ थे वो अप्लाई होते थे जहाँ पे टी उगाई जाती थी या फिर कॉफ़ी प्लांटेशन इन द कर्नाटका रीजन, राइट। रेगुलेट किया जाता था कितना वर्किंग हार होना चाहिए मैन एंड वुमेन का, क्या ये सही है, तो आप बता सकते हैं। अगर आपको एक भी स्टेटमेंट के बारे में पता हो तो शायद आप इस क्वेश्चन का एटलीस्ट आंसर दे पाएँ, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके दे रखे हैं। नेक्स्ट है जो टर्म इन्फ्लेशनरी गैप है, रेफर टू द डिफरेंस। ओके, इन्फ्लेशनरी मैंने कई बार बताया कि इन्फ्लेशन किस तरीके से नापा जाता है, एक्सपेंडिचर और कितना हमारा पैसे को चेंज किया जाता है। ओके, व्हाट डज दिस मीन, क्या ये कंज्यूमर CPI जो NWPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI का डिफरेंस होता है। नंबर सेकंड, या ये डेवलप होता है इन्फ्लेशन बिटवीन जो हमारे डेवलप्ड कंट्री का होता है और डेवलपिंग कंट्री का पाया जाता है, तो उनका डिफरेंस को हम जो इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है, या फिर इन्फ्लेशन जो फूड एंड नॉन फूड आइटम में होता है उसके डिफरेंस को कहा जाता है, या फिर जो रियल GDP एंड एंटिसिपेटेड GDP का जो डिफरेंस होता है द फुल एम्प्लॉयमेंट में चेक किया जाता है ना। रियल GDP एंड एंटिसिपेटेड GDP मतलब जो हमारा रियल GDP है फिलहाल, और हम जो प्रपोज करते हैं GDP जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट में, क्या उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। तो आप बेस्ट चूज़न आंसर दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1990। आई थिंक मैं इसको पढ़ा ही चुकी है ना। यस, ये अगेन रिपीट हो गया, सॉरी फॉर डैट। नेक्स्ट इज अबाउट द ओके फर्स्ट लॉ कमीशन की बात करें तो किसमें आए थे, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आई ऑलरेडी टोल्ड इट अबाउट। फर्स्ट सच कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था 1834 में, सबसे पहले 1833 अंडर द चेयरमैनशिप लॉर्ड मकाले, जिसने रिकमेंड किया था कॉडिफिकेशन जो हमारा आईपीसी एंड सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1862। इफ़ यू नो अबाउट दिस थिंग, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इतना ही जानना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ओके किस वजह से ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा हमारे धरती पे इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फोटोसिंथेसिस है। इस फोटोसिंथेसिस का एक ही जरिया है जिसकी वजह से ऑक्सीजन बनती है। देयर आर 3 स्टेज इन द इवोल्यूशन प्रेजेंट। फर्स्ट स्टेज में था कि जो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर है उसका लॉस हुआ, किसकी वजह से, तो वो डी गैसिंग की वजह से होता है। सेकंड स्टेज में जो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूट किया था इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। फाइनली जो कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का मॉडिफाइड हुआ था क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ओशन बिगेन टू हैव द कंट्रीब्यूट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंचुअली ओशन जो है सेचुरेट हो गए थे ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से जब सेचुरेशन होना स्टार्ट हो गया था एटमॉस्फेयर में पहुंच गई। जब एटमॉस्फेयर सेचुरेट हो गई तो उसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन बनना स्टार्ट हो गई, तो एंड फिर जब से अब तक मेंटेन्ड है ऑक्सीजन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जहांगीर के कोर्ट में कौन कौन से पेंटर थे। यस, उस्ताद मंसूर एंड बिशन दास। थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक सो। यस, थर्ड एंड फोर्थ इज द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग जो है लेड की गई थी हुमायूं के द्वारा। व्हेन द हिप वास्टिंग मतलब पर्शिया में ही हुमायूं के द्वारा पेंटिंग में इंटरेस्ट था, तो उनके द्वारा ही इसका एक बेस तैयार कर दिया गया था। ही ब्रोट इसकी वजह से क्या दो पेंटर को लेके आए थे, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद, जो पहले दो ऑप्शन है। तो ये आप अगर आपसे ये पूछे जहांगीर को हटा के हुमायूं कर दिया जाए तो आंसर हो जाएगा मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद। एंड अगर जहांगीर की बात करें तो अब्दुल हसन, बिशन दास, मधु, अनोत, मनोहर, गोवर्धन एंड उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के दरबार में पेंटर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। तो इसमें जो है वीकली हॉलीडे करने की बात की गई थी एंड इससे रिलेटेड एक इस मूवमेंट से रिलेटेड फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891, क्योंकि जो ब्रिटिशर वो अपने मर्जी से लेकर नहीं आएंगे। 1881 भी था, 1891 भी था। 1881 में बच्चों के रिगार्डिंग बात हुई थी, बॉयज़ कितना बच्चों के लिए टाइम पीरियड होना चाहिए, 4 दिन आई थिंक महीने में उनकी छुट्टी थी। फिर देख ले रहे हैं यहाँ पे देर वर द प्रोविज़न से फैक्ट्री सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891। ओके, ये जो प्रोविज़न क्वेश्चन पूछा गया 1891 के हिसाब से, लेकिन इससे पहले, लेकिन ये सेकंड नंबर का, इससे पहले 1881 में भी आ चुका है। इसमें क्या हुआ था, जो सेकंड एक्ट था फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891, इट इंक्रीज द मिनिमम एज। पहली बात तो इन्होंने मिनिमम एज बढ़ा दी गई थी, मतलब चिल्ड्रन को क्लासीफाई करने की। द मैक्सिमम एज जो थी 14 ईयर, 7 या फिर 9 कह सकते हैं, तो 14 ईयर। इसने वीकली हॉलीडे प्रोवाइड की थी हर एक वर्कर को। फर्स्ट स्टेटमेंट तो संडे जो हमारे यहाँ पे छुट्टी है, तो वो यहीं से ही कंसेप्ट लेकर आया गया था। इसने इट फिक्स नंबर ऑफ हार फॉर वुमेन एट 11, मतलब क्या कि एक वुमेन 11 घंटे तक काम कर सकती है, बट वर्किंग हार ऑफ मैन स्टिल अनरेगुलेटेड। सो थर्ड इज नॉट करेक्ट, द एक्ट डिड नॉट अप्लाई टू द ब्रिटिश ओन्ड टीज एंड कॉफ़ी, ये इसमें एक्सेप्शन रखा गया था। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है कि ये जो रियल जीडीपी एंड एंटिसिपेटेड जीडीपी है उसको कहा जाता है एंड एट द फुल, जहाँ पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। सी इन्फ्लेशनरी गैप मतलब क्या है कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई चेन की वजह से हो सकती है डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, सच की ऐसी ज़रूरत आ गई है। तो इन्फ्लेशनरी गैप इज अ मैक्रो इकॉनमिक कंसेप्ट है जो डिफराइज करते हैं करंट लेवल पे रियल जीडीपी एंड एंटिसिपेटेड जीडीपी दैट वुड बी एक्सपीरियंस व्हेन इकोनॉमी दैट फुल एम्प्लॉयमेंट और रेफर टू द पोटेंशियल जीडीपी फॉर द गैप टू बी कंसिडर इन्फ्लेशनरी द करंट रियल जीडीपी मस्ट बी हायर। तो इसको अगर लेकर आना तो जो रियल जीडीपी वो ज़्यादा होनी चाहिए, मस्ट बी हायर फॉर 2 मैटर्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हेयर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ द जो हमारे इनसाइड क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन साइकिल को चलाने के लिए। क्या ऑक्सीडेशन ऑफ वोल्केनिक गैसेज, नंबर सेकंड फिक्सेशन ऑफ N2 लाइटनिंग, नंबर थर्ड इज केमिकल वेदिंग। तो ऑक्सीजन साइकिल को चलाने में तीनों की तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं। यस, ये सही है। तो लेट्स सी द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ अर्थ ऑक्सीजन इज विद इन द सिलिकेट, मतलब क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन है जो हमारे क्रस्ट में, पहली बात तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो उसमें एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन ही है, और वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, तो वो सिलिकेट फॉर्म में एंड ऑक्साइड फॉर्म ऑफ मिडल ऑफ द क्रस्ट एंड द मेंटल अप्रोक्स 99.5। कोर में डिफरेंट हो जाता है, जैसे नाइफ आपने सुना होगा। ओनली स्मॉल पोर्शन हैज़ बीन रिलीज्ड फॉर द फ्री ऑक्सीजन टू द बायोस्फीयर, मतलब कि जो हमारे अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर में भी, तो 0.01% जो टोटल ऑक्सीजन का है हमारे पूरे अर्थ पे, तो वही लाई करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड एटमॉस्फेयर द मेन सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्री ऑक्सीजन, जो फोटोसिंथेसिस की वजह से ही हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन अगर होता है तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन, फिक्सेशन ऑफ N2 बाय लाइटनिंग, फिक्सेशन ऑफ N2 बाय इंडस्ट्री, ऑक्सीडेशन ऑफ वोल्केनिक
गैस इज केमिकल वेदरिंग एंड सरफेस लेवल ऑफ O3। ये क्वेश्चन में ये पूछा गया था, अगर मान लीजिए अगर CO2 ना हो तो किसी भी कंट्री में, या फिर CO2 ना हो अर्थ में, तो कितना हमारा टेम्परेचर होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 0.03% CO2 है, मान लीजिए अगर ये CO2 ना हो तो कितना टेम्परेचर होता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस, यू हैव टू रिमाइंड इट, मतलब आपको ये पता होना चाहिए। एक UPSC का आई थिंक 2020 का ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटी के बारे में, तो ये आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अल्फा बीटा डाइवर्सिटी, तो आपको बताना है कौन से यहाँ पे सही, क्या अल्फा डाइवर्सिटी एक स्पीसीज में कितनी डाइवर्सिटी क्या उसको बोला जाता है, और बीटा डाइवर्सिटी क्या जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसको बोला जाता है। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो फर्स्ट सही है, जो अगर आपकी एक स्पीसीज में कितनी विभिन्नता है उसको बोला जाता है अल्फा डाइवर्सिटी। लेकिन बीटा डाइवर्सिटी की लेट्स सी क्या इसकी एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये बीटा डाइवर्सिटी नहीं है, ये गामा डाइवर्सिटी है। जब एक आप जियोग्राफिकल लोकेशन को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो डेट इज नोन एज द गामा डाइवर्सिटी, और तो ये गलत है। अल्फा डाइवर्सिटी विद इन द इकोसिस्टम कितनी डाइवर्सिटी है स्पीसीज के अंदर। बीटा डाइवर्सिटी की बात कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम का, लेकिन जो स्पीसीज वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में हाथी पाए जाते हैं, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो हाथी पाए जाते हैं, तो उस हाथी का इस ग्रासलैंड के हाथी के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो डेट इज बीटा डाइवर्सिटी हो जाएगा। लेकिन आप किसी एक पूरे बायोम को डिस्क्राइब करते हैं तो डेट इज द कंपेरिजन ऑफ द गामा डाइवर्सिटी, जो हमारे यहाँ पे दे रखा है जो स्टेटमेंट में। गामा डाइवर्सिटी इज द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी विच रेफर टू द टोटल डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। स्पीसीज यहाँ पे नहीं आता है। बीटा डाइवर्सिटी इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम एंड डिफरेंट ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल इन अ माउंटेनियस एरिया विद इन द कोस्टल एरिया बीटा डाइवर्सिटी शोज द साइज ऑफ द चेंज ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो इसका हम ये भी कह सकते हैं कि साइज ये बताना चाह रहा है कितना डिफरेंसेस है, मतलब कुछ ना कुछ ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन चीज़ों को देखिए, कितना वहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी, कितना बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी रेफर करता है टोटल डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन ऑफ द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। द सम ऑफ द अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटी का द सम ऑफ द अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ वेरियस इकोसिस्टम को हम गामा डाइवर्सिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में, क्या ये ट्रांजिशनल क्लाइमेट रहता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बीच में एंड ट्रेड विंड एंड हॉट डेजर्ट। ओके देखो इसके लिए ना आपको एक फिगर दिखाती हूँ मैं। ओके लेट्स सी, देखो ये हमारा पूरा का पूरा हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, एंड जो सूडान है, सूडान को ही हम सवाना या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम या फिर टेम्परेचर और whatever you said is called right और टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसके बीच में ये एक्सट्रीम पे तो नहीं आते, तो हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बीच में और सवाना के टेम्परेट ग्रासलैंड के बीच में आता है हमारा सवाना का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। मतलब क्या है कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एट द इन बिटवीन पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल क्लाइमेट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द टेम्परेट ग्रासलैंड राइट। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ जिसको हम स्टेपे भी बोला जाता है, और ये यूरेशिया टाइप ऑफ एरिया में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रशिया एंड यूरेशिया के बीच का जो रीजन यूरेशिया हो गया। स्टेपी टाइप यहाँ पे हो गया, मेडिटेरियन टाइप बिल्कुल आपका ईस्ट पे हो जाएगा, ईस्ट मार्जिन नहीं वेस्ट मार्जिन पर, सॉरी चाइना टाइप ईस्ट मार्जिन पे, हॉट डेजर्ट अगेन वेस्ट पे, एंड मॉनसूनल टाइप अगेन ईस्ट पे, एंड सूडान यस ये आपने देख ही लिया। इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम, तो जस्ट अ मिनट। इट द ब्रिटिश टाइप अगेन वेस्ट पे है, एंड लोरेंशियन टाइप ईस्ट पे है, एंड इससे बीच में है साइबेरियन जिसका एवरग्रीन कॉनिफोरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एंड ये एवरग्रीन कॉनिफोरस फॉरेस्ट है यहाँ पे। डेसिडस फॉरेस्ट जो हमारा वेस्टर्न मार्जिन पे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहाँ पे डेसिडस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड, एंड हेयर लोरेंशियन टाइप। आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी देख सकते 10 से 30, 30 से 45, 45 से 65। ओके लेट्स सी क्वेश्चन देखो सवाना को ही हम सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, क्या जो हमारा सवाना टाइप है क्या ये ट्रांजिशनल है। जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपन यार। ओके रियली क्या ये ट्रांजिशनल है। ट्रांजिशनल मतलब बीच का पार्ट है बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। हमने देखा था यहाँ पे हॉट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, एंड द विंड हॉट डेजर्ट इज इट। क्या हमने विंड हॉट डेजर्ट देखा था? नहीं, हमने इससे ऊपर कौन सा देखा था? एक तो वेस्टर्न टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर ईस्टर्न मार्जिन ऑफ चाइना, तो ये देखा था। एंड हेयर लाइज द मेडिटेरियन टाइप, एंड हेयर लाइज द जस्ट अ मिनट। देखो ये हॉट डेजर्ट इसके ही साइड में है, जो हमारा सवाना है, सवाना के साइड में हॉट डेजर्ट, बट ये बिटवीन है हॉट इक्वेटोरियल एंड ग्रासलैंड ऑफ द स्टेपीज राइट। और मॉनसूनल टाइप है चाइना टाइप हेयर, एंड इससे ऊपर है आपका टुंड्रा टाइप और लोरेंशियन टाइप। तो मॉनसूनल चाइना लोरेंशियन एंड हेयर साइबेरियन स्टेपे सूडान हॉट डेजर्ट मेडिटेरियन एंड ब्रिटिश टाइप। सो हेयर इज़ रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत हो गए। क्या ये यहाँ पे कैटेगराइज है कि हाई एंड ईयर रेनफॉल होती है? यस ये सही है, बिकॉज क्योंकि देखो कॉन्टिनेंटलिटी का फैक्टर हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के पास में है, तो कहीं ना कहीं यस हाई एंड वेरी अराउंड यहाँ पे बारिश होती है। लेट्स सी सवाना और सूडान क्लाइमेट एक ट्रांजिशनल टाइप है किसके बीच में? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट के। ओके ये कन्फाइंड है विद द ट्रॉपिक्स,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इट इज़ कहाँ पे कवर होता है, तो अफ्रीका का, कीनिया, नाइजीरिया, गाम्बिया एंड एज अ लार्ज एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, मतलब कई जगह पाए जाते हैं अर्थ ग्लोब, यू कैन सी। सूडान क्लाइमेट जो कैटेगराइज किया जाता है कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है, डिफरेंट क्लाइमेट से जो आसपास के पाए जाते हैं, किस वे में, क्योंकि यहाँ पे ईयर राउंड बारिश होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द स्टेनोथर्मल, क्या टॉलरेट कर पाते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या ये सही है? सेकंड में फ्रेश जो एनिमल है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं सी वाटर में, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रॉब्लम वो झेल करते हैं। ये दोनों सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज दे कुड नॉट टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज बिकॉज ऑफ दे गो फॉर द हाइबरनेशन एंड एस्टाविज्म बाय द these organisms that could not strive stenothermal type of habitat or the adaptation there. A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature, they are called the eurythermal बोला जाता है, लेकिन वो बहुत सारी मेजोरिटी, वास्ट मेजोरिटी ऑफ द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर पाते हैं। मैनी फ्रेश वाटर कुड नॉट लिव बिकॉज ऑफ द सी वाटर एंड बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, जो हाईली डिग्रेडेड ऑर्गेनिक रिच इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम पार्टिकल रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म इज नोन एज। ओके, क्या होता है कि हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करके ये इनऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर देते हैं, जैसे फॉस्फोर, नाइट्रोजन, पोटेशियम इन पर्टिकुलरली, एंड उसको इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, और ये करता कौन है, तो अर्थवर्म करता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। तो सी डी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। लेट्स सी, वर्मी कंपोस्टिंग इस टाइप ऑफ कंपोस्टिंग है जिसमें सर्टेन स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म आर यूज्ड टू इन्हांस द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्जन एंड प्रोड्यूस अ बेटर एंड प्रोडक्ट। इट इज़ अ मीजोफिलिक प्रोसेस कहा जाता है, जहाँ पे यूटिलाइज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लाइक अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को एक डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रोड्यूस करके एक ग्रेनुलर फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, या फिर एलिमेंटल फॉर्म में जो नॉन ऑर्गेनिक का पार्ट होता है। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक रेसिड्यूल जैसे स्ट्रॉ, हस्क, लीव, स्टॉक को चेंज कर देते हैं वीट से, कैन बी कन्वर्टेड इन वर्मी कंपोस्ट। अदर पोटेंशियल फीड स्टॉक ऑफ वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस आर लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, लिटल, मतलब किस किस चीज़ को कर सकते हैं, किस किस चीज़ को डिग्रेड कर सकते हैं, तो वो कोई भी वेस्ट हो, लाइव स्टॉक से रिलेटेड, पोल्ट्री लिटर हो, या फिर डेयरी वेस्ट हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग वेस्ट हो, बायोलॉजिकल वेस्ट ऑल्सो, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ द एमएस, या फिर बायोगैस, डाइजेशन ऑफ बायोगैस, प्लांट एक्सेट्रा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आई कुड नॉट सी यू, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैंने इसको अपलोड नहीं किया। एनीवे, जो FATF जो स्टाइल ऑफ रीजनल बॉडीज़ कहाँ पे पाई जाती है, कैरिबियन बेसिन में क्या जो FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज़ पाई जाते हैं, या वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। ये चारों की चारों अपनी कहीं ना कहीं होता ही है कि एक ग्रुपिंग बना ली जाती है ताकि टेररिज्म वगैरह को, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड, सेशनिस्ट टेंडेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको सोल्व किया जा सके। तो यहाँ पे सी आंसर सही है, 1 2 3 4 चारों में सही है। FATF स्टाइल ऑफ रीजनल बॉडी कहाँ पाई जाती है, तो एशिया पैसिफिक में पाई जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ APG इसको कहा जाता है, कैरिबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स CAP-FATF, एंड कमेटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रिलेशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये यूरोप की है। यूरेशियन ग्रुप BP है EAG, ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीकन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लैटिन अमेरिका ऑल्सो भी एग्जिस्ट, एंड कैरिबियन का हम देख चुके हैं। इंटर गवर्नमेंट एक्शन ग्रुप अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग इन वेस्ट अफ्रीका में भी पाया जाता है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में भी पाया जाता है। टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग इन सेंट्रल अफ्रीका, येस, लेकिन एशिया में नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया मॉडलिंग फर्म किस किस के बीच में हुई है, तो आपको बताना है ये इंडिया किस का जॉइंट इनिशिएटिव, तो ये इंडिया एंड USA का जॉइंट इनिशिएटिव है, बिकॉज वी आर कोलैबोरेटिंग इन मैनी मच मोर ऑफ इट। तो कौन कौन इसमें जो पार्टनरशिप कर रहा है, तो इंडिया की तरफ से नीति आयोग एंड USA की तरफ से USAID जिसको बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अंडर द USAID इंडिया स्ट्रेटजी पार्टनरशिप फॉर द एनर्जी। कंपोजिशन की बात करें, जब फोरम इंक्लूड करता है नॉलेज पार्टनर, डेटा एजेंसी एंड कंसर्न गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का कॉपरेशन, एनर्जी मॉडलिंग और एनर्जी सिस्टम मॉडलिंग इन दिस प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कंप्यूटर मॉडल ऑफ एनर्जी सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ एनालाइजिंग द any of the input, any of the information input, any of the intelligence at input, any of the inventory input, we can analyze collectively in a coordinated way. एनर्जी मॉडलिंग फोरम USA वाज एस्टैब्लिश 1974 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, तो स्टैनफोर्ड जहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, टू कनेक्ट मॉडलिंग एक्सपर्ट एंड डिसीजन मेकर फ्रॉम गवर्नमेंट इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी। मतलब इट मीन दैट इज द multitasker and at the same point of time multi-subjectional type of a body that made in 1976. Next question is about the concept of following statement regarding the intergovernment science policy platform on biodiversity and ecosystem services IBEPS। इसके रिगार्डिंग पहली स्टेटमेंट है, इंटर गवर्नमेंट साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो एस्टैब्लिश की गई थी। इसका मेन फोकस या फिर मेन एम ऑब्जेक्टिव ये था कि कंजर्वेशन करना, सस्टेनेबल यूज़ करना बायोडाइवर्सिटी का। इजिट नंबर सेकंड, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, EBPS सर्विसेज का मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट UNEP का जो सेक्रेटेरिएट वो सेम है एज द
इंटर गवर्नमेंटल साइंस प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस IBPS। ये इंटेंड करता है कि सिमिलर रोल इंटर गवर्नमेंट पैनल का जो परफॉर्म किया जाता है, क्या ये वही रोल परफॉर्म करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज? की वो जो है अपनी खुद की रिसर्च नहीं करते हैं, बल्कि जो रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है सिर्फ उसको बेस पे अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं एंड दुनिया के सामने रखता है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है? ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है। अगर फर्स्ट गलत हो जाते हैं तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा तो डी। ओके, थर्ड की बात करें तो यस, ये जो है अपनी खुद की कोई रिपोर्ट रिसर्च नहीं करते हैं, बल्कि जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है पब्लिक डेटा को लेते हैं एंड एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो यस, ये भी सही है। तो यू कैन कन्फ्यूज़ बिटवीन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इट्स योर गट फीलिंग, अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे लगा सकते थे। नेक्स्ट इज द इंटरनल गवर्नमेंटल, जान ले रहे हैं एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल एस्टैब्लिश किया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए साइंस पॉलिसी किससे रिलेटेड? बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को कंजर्व करने के साथ साथ सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एस्टैब्लिश किया गया था पनामा सिटी, पनामा के अंदर ही एंड इट हैज़ नोट अ यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है। हाउ एट द रिक्वेस्ट ऑफ द IBPS प्लान विद द अथोराइजेशन ऑफ UNEP गवर्निंग काउंसिल यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड सेक्रेटरी टू सर्वे, मतलब एक रिक्वेस्ट की गई थी एंड UNEP ने इसको अपना सेक्रेटरी प्रोवाइड किया। मतलब ये एक एसोसिएटेड मेंबर इसको कहा जा सकता है। वट एवर द रिसर्च इज़ डन बाय द UNEP इट कैन बी यूज्ड एंड इसको एक वो मिलता है प्लेटफॉर्म की, ये भी एक फ्यूचर में इंटरनेशनल बॉडी बन सकती है। ये भी एक अवेयरनेस डे जनरेट करने का एक साधन बन सकते हैं एंड UNEP की वजह से इसको एक क्रेडिबिलिटी मिलती है। ऑब्जर्वर की बात करें तो एनी स्टेट नोट येट अ मेंबर ऑफ IBPS द कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन रिलेटेड यूनाइटेड नेशन एज वेल एज मैनी अदर रिलेवेंट बॉडी, मतलब कि यहाँ पे कोई भी जो IBPS का कौन कौन मेंबर बन सकती है कंडीशन ये सिमिलर रोल प्ले करते हैं जैसे IPCC का है, खुद की रिपोर्ट नहीं करना बल्कि एक रिपोर्ट पब्लिश करना। ओके, ये था हमारा जो इनसाइट में हमने क्वेश्चन देखे हैं। तो अगर कुछ कम वगैरह रह गए तो अगली स्लाइड में या फिर अगले दिन के लिए हम जो बनाएंगे उसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा। एनीवे, कुछ जो हमेशा मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। देखो, हम पहले गर्म जो हवाएं चलती हैं तो चिनूक है, चिनूक कहाँ पे? रोकीज पे एंड साउथ अमेरिका में गर्म हवाई है, लेकिन एंडीज पे जोंडा इसको बोला जाता है एंड फोन जो है एल्प्स पे चलती है। ठीक है, ये होगी आपकी गर्म हवाएं। ठंडी हवाएं तो ब्लिजार्ड है, मिस्ट्रेल, बोरा, एलेस्टीन, और जो ठंडी हवाएं तो वो नीचे ही जाती है अप्रोक्स, तो कुरा बुरान, बुरान एंड ब्रिक फिल्डर, सदरली, पेम्परा इन द साउथ अमेरिका रीजन। एंड बात करें हम अफ्रीका की तो हरमटन, सिरको, खमसिन एंड हबूब एंड बर्ग इन साउथ अफ्रीका रीजन। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, आई थिंक आपको याद हो ही गया होगा, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप इसको रिवाइज करते रहें। बात कर ले रहे हैं हम ठंडी हवाएं की, क्योंकि ये पूछे जाते तो कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड एंड ओएशु, कैनरी। तो ये 5 करंट नॉर्थ हेमिस्फीयर में, 4 करंट इन द साउथ में, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो ठंडी हवाएं हैं वेस्टर्न अफ्रीका एंड बेंगुला करंट, पेरू करंट, और ये सारे के सारे वेस्टर्न पे लाई कर रहे हैं। ओके, और ये यहाँ पे ईस्टर्न पे है, मोस्टली ईस्टर्न पे है, यहाँ पे भी ईस्ट है। ये आई थिंक ये थोड़ा गड़बड़ा रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। बाद में क्या होता है कि ओगुलस करंट यहाँ पे आके विंड ड्रिफ्ट में मिल जाती है एंड ये जो पैरेलल चलती है आपके ऑस्ट्रेलिया की एंड गल्फ स्ट्रीम का हमने देखा था कि ऐसे लंबी एंड सबसे लार्जेस्ट है, ये ओशन करंट है। ओके, दैट इज़ इंपॉर्टेंट जो भी डेजर्ट है अराउंड द वर्ल्ड। पहले हम जो ठंडे डेजर्ट वो देखते हैं। एशिया के अंदर गोबी, टकलाकालाम एंड काराकुम, किर्गिज़लुम। कुम जो है ठंडे डेजर्ट है। बात करते हैं अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका डेजर्ट है एंड हिंद ऑस्ट्रेलिया रीजन, तो यहाँ पे कोई ठंडा डेजर्ट नहीं है। यूरोप में सच कोई डेजर्ट नहीं है। तो बात करें नॉर्थ अमेरिका, तो ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू, यहाँ पे भी डेजर्ट फॉर्म होता है, तो हेयर द कोल्ड डेजर्ट फाउंड। बात करते हैं गर्म डेजर्ट की, सोरान, मजावे, चिचुचुहान, दैट इज़ द नॉर्थ अमेरिका। देन बात करते हैं अटाकामा जो हमारा गर्म डेजर्ट है। देन नामिब एंड कालाहारी गर्म डेजर्ट है। सहारा, अरेबियन थार गर्म डेजर्ट है एंड ऑस्ट्रेलिया में टनामी, ग्रेट सैंडी, जिप्सन एंड ग्रेट विक्टोरिया लाइज इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन। बात कर ले रहे हैं कोल्ड विंड की, तो ग्रीस में ग्रेगले, इटली में टरमट्टा, एड्रियाटिक सी में बोरा विंड्स चलती हैं। जो हमारी हॉट वार्म विंड है, वार्म विंड कह सकते हैं, तो एल्प्स पे फोन, रोकीज पे चीनूक, एंडीज पे जोंडा, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। डेजर्ट में सहारा पे सिरक्को, इजिप्ट में खमसीन, लीबिया में गिबली एंड गुल्फ ऑफ गुइना हरमट्टन। पता होना चाहिए। वेस्ट बिहार एंड बंगाली तो क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता ये बताना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट रेंजेस आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम नॉर्थ अमेरिका पे चलते हैं। रोकीज, सीरा नेवेडा, सीरा मिड्रा एंड एपेलचिन लाई करता है आपके नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज लाई करता है साउथ अमेरिका में। बात कर ले रहे हैं हमारे एशिया की, तो यूराइम, तो ये उराल माउंटेन, तीन शाह, अल्टाई माउंटेन, काराकोरम, हिमालय घाट्स, हिंदू कुश, जैगरोज इन द ईरान रीजन, कोस्कस माउंटेन, टोरस इन द मिडिल ईस्ट कह सकते हैं। एंड एक मिनट,
Apennine in the Italy region, Pyrenees in the France and Spain region, Scandinavian in the Scandinavian countries of the Finland, Norway, Sweden. वैसे नॉर्वे में ज़्यादातर लाई कर रहा है। एनीवे ओके, और बात करते हैं हम अफ्रीका के डेजर्ट, इंपॉर्टेंट डेजर्ट की, तो सॉरी माउंटेन की, तो अल्टस है हेयर, देन है रेवेंजोई माउंटेन, हेंड्रकन्सबर्ग इन द साउथ अफ्रीका, मैकडोनल्ड रेंज इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन द ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट ऑफ द अफ्रीका और द ऑस्ट्रेलिया। तो इसी के साथ हम अपना सेशन कंप्लीट कर